किशोर जी भाटिया भी आ जाए आगे। और आज के हमारे वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। हेलो हेलो, आवाज ठीक है सर? ओके ओके। मंच पे विराजमान विद्वानगण, देवियों और सज्जनों, हमें बीकानेर पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार। और आज एक ऐसे मौके पे आपने हमको आमंत्रित किया है जबकि 370 और 35A के हटने के 3 वर्ष गुजर चुके हैं। मुझे खास संतोष इस बात को लेकर भी है कि इस 370 और 35A के आखिरी दिनों में हमने उसके इंतकाल के लिए हमने भी कुछ योगदान दिया था, जो भी मेरा थोड़ा बहुत योगदान था। और जब अब इसका इंतकाल हो गया है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जो कभी कभी मुझे भी लगता था कि पता नहीं ये संभव है भी कि नहीं है, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी आसानी से इस देश में मोबिलाइज नहीं होता है। लेकिन वर्तमान सरकार को मैं इसके लिए इसकी पूरी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने बड़े बेखूबी से, किसी को कानो कानो खबर न मिली और एक दिन 370 चला गया। और उसके पहले कुछ ही दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ी गोष्ठी हुई थी। कुछ लोग जिनको मैं कभी नहीं पहचानता, सारे अंग्रेजी बोलने वाले लोग थे, कोट और टाई पहन के आए थे, उन लोगों ने उसका आयोजन किया था। तो मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि लगता है कि ये अब इंतकाल बहुत नज़दीक है। अब कौन उसको आयोजित कर रहा था, कौन उसको प्रायोजित कर रहा था, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन उस दिन मैंने एक बात कही थी, मेरे साथ और भी लोग थे, पुष्पेंद्र जी भी थे, जीडी बख्शी थे, सारे लोग थे, और मैंने एक कहा था कि उनको कि I urge the government to wake up tomorrow morning and just announce that 370 is gone, and I can assure you that nothing will happen। और वही हुआ। जो महबूबा मुफ्ती कहती थी कि तिरंगे का कोई कंधा देने वाला नहीं होगा, आज देखिए महबूबा मुफ्ती कहाँ। तो देवियों और सज्जनों, अभी कुछ दिन पहले हम अखनूर गए थे और पुष्पेंद्र जी भी मेरे साथ थे। तो अखनूर ये पहली हमारी, जब सर्विस में था तो पहले गया था अखनूर, लेकिन ये हमारा पहला दौरा था अखनूर का। और 370 के रहते हुए तो इन छोटे शहरों में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। तो हमने कई सेगमेंट के लोगों से, हर तरीके, हर कैंप के लोगों से बात किया अखनूर में। तो एक बात बहुत उभर के आई कि लोग में एक बहुत बड़ी संतोष की लहर है। मैं अब जो आपसे बात कर रहा हूं,
वो मैं बिल्कुल अपना जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको अवगत करा रहा हूं। क्योंकि हमें पहले भी जम्मू बुलाते रहते थे, कई बार आमंत्रित किया था, लेकिन पहले जब भी हम जाते थे तो देखते थे कि लोगों में एक निराशा, एक तरह का गुस्सा, एक तरह से अपने ही जीवन के प्रति घृणा, उनको ऐसा लगता था कि कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ लुट गया है। लेकिन फिर भी जब हम वहां जाते थे तो पता नहीं वो हमारे इसलिए मुरीद थे कि जो लड़ाई उन्होंने कभी नहीं, लोगों ने उनके लड़ी, उन्होंने शायद हमें टेलीविजन पे लड़ते हुए देखा और उनको शायद एक कहीं पे एक आशा की किरण उनको नजर आ रही थी कि शायद कुछ हो जाए। हम जम्मू एयरपोर्ट पे जब भी उतरते थे तो महिलाएं और पुरुष, यहाँ तक कि जितने सिक्योरिटी कर्मी थे वो सब हमारे पैर छूते थे। तो ऐसा मुझे लगता था कि ये कौन सी बड़ी बात, ये तो मेरा तो वही अंदाज है बहस करने का, मैंने तो कोई बात, और सभी लोगों ने जिसमें जो लोग भी इसमें अग्रसर थे, बहुत से लोग अब खुद सताए हुए थे, जैसे टाइम्स नाउ के राहुल शिवशंकर, ये लोग पर्सनली सताए हुए लोग हैं, सुशील पंडित, तो सब ने एक मुहिम छेड़ा और ये टीवी के माध्यम से घर घर में जो कश्मीर का मुद्दा था वो पहुंच गया। आप समझ सकते हैं कि पटना जैसे शहर में भी 370 के खिलाफ जुलूस निकला, वरना किसी को कोई परवाह नहीं थी। और इसी टीवी के माध्यम से कुछ लोग हमको मिलते हैं, वो ज्यादा जो अंग्रेजी बोलने में, आई डोंट वॉच टेलीविजन, यू नो, मैं उनको कहता हूँ क्या तुमको अर्नब गोस्वामी ने कोई पर्सनल इनविटेशन भेजा है क्या? नो, आजकल तो हाथ में बटन है, दबा दीजिए, मत देखिए। लेकिन ये जो पूरा जो मुहिम, ये जो नैरेटिव बदला है, ये टेलीविजन के कारण बदला है। और जब ये जन आंदोलन खड़ा हो गया तो सरकार भी बड़े आसानी से 370 को और 35 ओ को उठा के उन्होंने फेंक दिया। तो जम्मू में मैं जब गया तो हिंदुओं ने कहा कि हम बहुत राहत की सांस ले रहे हैं यहां पे, हम बर्बादी के कगार में थे, हम कश्मीरी पंडितों की तरह हम भी पलायन के कगार पे थे। और वहां के एसडीएम ने ये बोला हमको कि हम तमाम लोग, हिंदू लोग जो कि सरकारी महकमे में हैं, हम लोग सब लोगों ने दूसरे शहरों में अपना विकल्प ढूंढ लिया था। और तब ये सरकार आई और मैंने कहा जैसे एक राहत की सांस ली। जिहाद का जो घोड़ा था वो थम गया और आज वहां पर स्थिति ये है कि एक नई तरह की आशा, एक नए तरह का संतोष, एक नई तरह की ऊर्जा अब वहां पर जो हिंदू समाज है उनमें देखने को मिल रहा है। नहीं तो जिस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से जिस तरह से इस्लामाइजेशन किया जा रहा था, लोगों को बसाया जा रहा था, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, किस तरीके से वहां पे रोहिंग्या को बसाया गया, उन जगहों पे जो कि सबसे सेंसिटिव एरियाज है, जो सबसे नाजुक सेंसिटिव जो आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं, उनके उस जगह पे रोहिंग्या को बसाया गया है। जितने आपके खड़ है वहां पर मुसलमानों को बसाया गया एक योजनाबद्ध तरीके से। देवियों और सज्जनों, अगर ये सरकार नहीं आती तो पूरा जम्मू और कश्मीर आपके हाथ से चला गया होता। और लोगों ने, एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे कहा कि यही ऊर्जा मैं लद्दाख में भी देख रहा हूं, लद्दाख के बौद्धों में उन्होंने भी जो जिहाद का रथ था उसको रोक के रखा हुआ है वहां पे। और जब से वो यूनियन टेरिटरी बना है वो इसी मैंने जैसा कहा कि एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा, एक नया एक दृढ़ संकल्प उनमें भी देखने को मिल रहा है।
तो देवियों और सज्जनों, देखिए, मैं आपके सामने कुछ चीजें सिंप्लीफाई करके उसको बहुत साधारण बना के आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अक्सर ये बात होती है कि युद्ध के कायदे में, युद्ध के तरीकों में क्या क्या बदलाव आया है। तो आप देखिए, एक मैं आपको एक साधारण सा उदाहरण देता हूं। भारतीय सेना में कितने कश्मीरी हिंदू अफसर रहे? मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, लोग आर्मी कमांडर तक बने। उन्होंने बड़े निष्ठा से और बहुत बड़े बलिदान से इस देश की एकता और अखंडता को उन्होंने कायम रखा, क्योंकि वो उसी के लिए वो प्रशिक्षित थे। दे वर ट्रेन्ड फॉर दैट। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर हुए, बहुत अच्छे अच्छे जनरल हुए, लेकिन उन लोगों ने देश को तो बचा लिया बाहरी ताकतों से, लेकिन अपने अपने घर में अंदर आग लग गई। इन अफसरों के जो घर थे कश्मीर में, वो जला दिए गए, वो अपने घरों को नहीं बचा सके। तो ये बताइए कि ये युद्ध का नया रूप है। दुश्मन एक ही है, बाहर भी हमला करने वाला पाकिस्तान, अंदर भी घर जलाने वाला पाकिस्तान। तो इसलिए यही युद्ध के तरीकों में परिवर्तन है, और इसी को हम थर्ड फ्रंट कहते हैं। और जब हम थर्ड फ्रंट की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य यही है कि अपने घर को जलने, अंदर में अपने घर को जलने से बचाएं, वरना आप सोवियत यूनियन की तरह रहेंगे। आपके पास 5,000 टैंक होंगे, आपके पास 10,000 आर्टिलरी गन होंगे, आप स्पेस पावर होंगे, आप न्यूक्लियर पावर होंगे, आप मिसाइल पावर होंगे, आपके पास आईसीबीएम होगा, लेकिन पूरा का देश आपका अगर कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि अंदर से आप टूट गए। तो ये एक मैंने बड़ा साधारण सा उदाहरण दिया आपको। देवी और सज्जनों, एक बात पे गौर कीजिएगा कि क्या ये भारत क्या केवल एक जमीन का टुकड़ा है? अगर ये जमीन का टुकड़ा है तो इसकी सरहदें हैं। अगर ये जमीन का टुकड़ा है तो इसकी हिफाजत के लिए फौज है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर, ये सब हिफाजत के लिए, ये सब अपनी जगह पे हमेशा थे। लेकिन अगर भारत एक को आप एक जीता जागता अगर राष्ट्र मानते हैं, जिसके कण कण में शंकर का वास हो और जिसकी हर नदियां गंगा हो, क्या वो भारत महफूज है? इस सवाल का जवाब आप अपने आप से लें। और जब तक आप इस सवाल का जवाब देंगे, तब तक राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता है। सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के ऊपर राष्ट्र का निर्माण नहीं होता है। कोई एक, ये इसको आखिर कुछ लोग इसको हिंदुस्तान क्यों बोलते हैं? दुनिया में आप जितने देश हैं, ज्यादातर देश आप देख लो कि उनका मेजॉरिटी कम्युनिटी से उनका जो देश का राष्ट्र का नाम है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के नाम से जुड़ा हुआ है। चाहे वो कजाकिस्तान हो, चाहे तुर्कमेनिस्तान हो, या उज्बेकिस्तान हो, या अफगानिस्तान हो, आप कोई सा भी देश ले लो, या फ्रांस हो, है ना, ब्रिटेन हो, ठीक है, किसी भी आप देश का ले लो, ज्यादातर देशों की मैं बात कर रहा हूं। तो इसलिए इसमें यह फर्क डालना बहुत जरूरी है। एसडीएम से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने एक और बात कही है। वो मेरे साथ बैठे हुए थे और उस दिन ईद था, और उन्होंने कहा कि इस बार ईद बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से
गुजरा है, उस समय रात के 9-10 बज गए थे। कहीं से कोई अप्रिय घटना की हमें सूचना नहीं मिली है। सिर्फ एक जगह से कुछ एनिमल एक्टिविस्ट ने मुझे फोन किया है कि कुछ लोगों ने ऊंट काट कर ईद सेलिब्रेट किया है। तो उस समय तो मैंने ज्यादा गौर नहीं किया, कोई ज्यादा शौकीन आदमी होगा, उसने ऊंट को काटा होगा। लेकिन फिर मैं बाद में थोड़ा जब इस पर तवज्जो दिया, इस पर मैंने सोचा गहराई से, तो मैंने कहा कि ये जम्मू और कश्मीर की पहाड़ी वादियों में ये ऊंट काटने की क्या जरूरत है? ये रेगिस्तान की इस्लामिक परंपरा इन जम्मू और कश्मीर के वादियों में कैसे आ गई? कश्मीरियत क्या हुआ गया? कश्मीरियत कहां लुप्त हो गई? डोगरियत कहां लुप्त हो गई? हिंदुस्तानियत कहां चली गई? तो फिर मुझे इस बात का ख्याल आया, इसी को कहते हैं पैन इस्लामिज्म। और आपके राजस्थान में भी पैन इस्लामिज्म किसको कहते हैं? आपके राजस्थान में भी आज से 20 साल पहले एक आदमी के पोशाक से, उसके रहन सहन से ये अंतर नहीं आप कर सकते थे ये हिंदू है या मुसलमान है। लेकिन जैसे जैसे पैन इस्लामिज्म का दौर आया, आप देखिए सब कुछ अलग दिखता है। आप मेरी बात से सहमत होंगे। तो मैंने इस पर काफी गौर किया। अब हम थोड़ा हट के आते हैं जो अभी जो घटनाएं घट रही हैं। अभी आपने देखा पूरे हिंदुस्तान में सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये आखिर ये कैसे शुरू हुआ? तो आपको मालूम है पाकिस्तान में ये बरेलवियों का नारा लगा पहले, और सलमान तासिर जो गवर्नर था पंजाब का, उसका जब कत्ल हुआ, असैसिनेशन हुआ, तो ये नारा बरेलवियों ने, एक पार्टी है वहाँ पे तहरीके लबैक, उसने ये शुरू किया, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। और वही चीज़ वो सलमान तासिर की का ट्रिगर था वहाँ पे, और वही चीज़ फिर भारत में आ गई। तो भारत एक तरह से ये इस्लामिक मामलों में पाकिस्तान का प्रतिबिंब होता जा रहा है। और यहां पे क्या हुआ? नूपुर शर्मा और रहमानी में डिबेट हुई। रहमानी के साथ मैं भी बहुत डिबेट पे बैठा हूं। उसके ताल्लुकात पहले जमायते इस्लामी से थे, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से थे, सभी ये तंजीमों से था उसका। उस आदमी के साथ बहस हुई, और बहस में जो हुआ अब सबको मालूम है। लेकिन आप इसका क्या व्यापक रूप था वो भी देखिए। आप ईस्ट में देखिए, अंकित झा, अमरावती नगर में कोले, बेंगलोर में नेतारू, भोपाल में राठौर, इन सब को एक ही तरीके से इनकी हत्या की गई। और इन सब में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया था। इन सब के पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया था। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का मैं आपको बता दूं, उसका रिश्ता अल कायदा से। लेकिन बड़े जिम्मेदारी के साथ आपको मैं ये कह रहा हूं कि आज जो मेजॉरिटी मुसलमान हैं इस देश में, वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खुले रूप से या अंदर से वो सबसे बड़े मुरीद हैं। उनको एक बहुत बड़ी आशा इस ऑर्गेनाइजेशन में दिख रही है, कोई माने या ना माने। मैं ये बात बहुत अध्ययन और जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं। तो इसी दौरान एक और घटना हुई। वो घटना है यूएस ड्रोन से अल जवाहिरी का सर तन से जुदा करना। ठीक है,
एक ड्रोन आया और उसने अल जवाहिरी का सर तन से जुदा कर दिया। अब मुझे लोग बहुत आप देखेंगे कि द अमेरिकन्स रन अवे, अपना पूंछ उठा के वो भाग गए अफगानिस्तान से। अरे जब आप ड्रोन से मार सकते हो किसी को, कोई जरूरी है खून बहाना वहां पे? और आने वाले समय में याद रखिएगा यही युद्ध की पद्धति होगी। और यही युद्ध की पद्धति जम्मू और कश्मीर में भी, अभी जब मैं गया तो उन्होंने मुझे कहा कि 2-3 चीजें जो मुझे इनपुट्स दी उन्होंने, कि ड्रोन एक्टिविटी बहुत बढ़ गया है वहां पे। अब 10 से 15 किलो का पेलोड का ड्रोन आ रहा है और सामान उतार रहा है, ड्रग्स उतार रहे हैं ये JNK और पूरे पंजाब में। उसमें से कुछ डिटेक्ट होते हैं, कुछ डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, लेकिन कई अनडिटेक्टेड भी आ जाते हैं हमारे यहाँ। तो ये जो अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स का चालक रहित जो हथियार के प्लेटफॉर्म्स हैं, अब उसका जमाना आ रहा है। तो ये भी एक युद्ध की पद्धति में बदलाव है। ठीक है, तो एक ये भी युद्ध की पद्धति में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो ये अल जवाहिरी, किसी ने मेरे टेलीविजन से पे पूछा मुझसे कि साहब अफगानिस्तान में आग लगी है तो उसकी चिंगारी तो भारत में आएगी ही। तो मैंने कहा आप उल्टा बोल रहे हैं, आग यहां लगी है, चिंगारी अफगानिस्तान में। अल जवाहिरी ने यहां पे 2014 में अल कायदा इन इंडियन पेनिनसुला की उसने स्थापना की। ठीक है, और ये कहां पे, इसका जो मुख्य केंद्र है वो आसाम में है। और इसका जो सबसे बड़ा जो एक सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन है वो है अंसारुल्लाह बांग्लादेश टीम, ABT या ATB, इस तरीके से। तो ये जो बारपेटा, बुंगाई गांव, ढुबरी, ये जो इलाका है, ये वहां पे ये केंद्रित है पूरा। और वहां से ये पूरा जो है अल कायदा के जो पूरे आपका जो ऑल इंडिया ऑपरेशंस है वो वहीं से कंट्रोल हो रहा है। तो मैं आपको इसको एक सीधे तरीके से समझाना चाहता हूं कि देखिए, भारत में 2 तरह के जिहाद इंपैक्ट कर रहे हैं। There are 2 facets of jihad in this, impacting on this country. एक पहला जिहाद जो कि पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान मिलिट्री के द्वारा संचालित, ये वाला जिहाद पाकिस्तान मिलिट्री के द्वारा संचालित है। और इसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य है टेरिटरी हासिल करना। उनको यहां के आबो हवा, यहां कश्मीरियत से उनको कोई मतलब नहीं है। वो उस इलाके को, बस वो इस टेरिटरी को चाहते हैं। और दूसरा जो जिहाद है वो ग्लोबल जिहाद, जो कश्मीर के नीचे से आ रहा है, जो कि बाकी पूरे देश पे जो जिहाद हावी है, वो जिहाद जो पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन है वहां से ये संचालित है। और उसमें जो मेन जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें इस्लामिक स्टेट, अल कायदा, और आपके अंदर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इंडियन मुजाहिदीन, सिन्नी, इस तरह के जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब वो जो पाकिस्तान वाले जो फेसेट का मैं बोल रहा था, वो पाकिस्तान मिलिट्री वाला फेसेट, उनके साथ है जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, ये सब अभी JNK सेंट्रिक है। बाकी ऑपरेशन भी करते हैं, लेकिन ये ज्यादातर टेरिटरी, जो कश्मीर की टेरिटरी है, उस पे फोकस्ड है। तो आप जो कुछ भी देखते हो यहां पे, ये जो जितने सरतन से जुदा आपने देखा, ये ग्लोबल जिहाद का ये स्वरूप है। इसमें पाकिस्तान का रोल है, लेकिन वहां के मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट का डायरेक्ट रोल नहीं है।
लेकिन इसके पहले कि मैं JNK का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस आपको बताऊं कि आखिर पाकिस्तान इसको क्यों चाहता है, मैंने कहा कि उसे न कश्मीरियत से मतलब है, न इस्लाम से मतलब है, उसको ये टेरिटरी चाहिए। तो उसको जानने के लिए आप JNK का जो पूरा डायनेमिक्स है, ये एक मैंने नक्शा बनाया था आज से बहुत साल पहले, जब 370 और 35 से नहीं हटा था, उस समय का ये नक्शा है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। ये देखिए, मैंने हेलो, हाँ हाँ, मैंने JNK को मैंने 7 हिस्सों में बांटा था। और ये पहला हिस्सा है, ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया है 2,22,000 किलोमीटर का करीब, जिसमें कि ये लद्दाख है जो कि 45,000 करीब किलोमीटर है और 20.3% एरिया है। उस समय कारगिल को भी मैंने अलग लिया था जो कि 14,000 किलोमीटर में 6.3% एरिया है। अब ये दोनों एक ही हैं, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है। उसके बाद ये कश्मीर घाटी है, इसके चारों तरफ ये नंबर 3 जो देख रहे हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जिसमें पहाड़ी मुस्लिम्स हैं, जिसमें ये गुजर्स हैं, ये पहाड़ियों के ऊपर में पीर पंजाल रेंज है, ठीक है ना। उसके बाद ये है आपका, उसके बाद ये है जम्मू का इलाका, ठीक है, ये करीब 26,000 किलोमीटर। यहां पर जो पॉपुलेशन है वो 11.8% की थी। उसके बाद ये सबसे अहम गिलगिट बाल्टिस्तान, पूरी जो झगड़ा जो आप देख रहे हैं शुरू से, वो इसी को लेकर है। ये पाकिस्तान के कब्जे में है। आप देखिए, ये 64,000 किलोमीटर, 29.2% एरिया, और ये है जिसको वो आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, जस्ट 6% ऑफ द एरिया एंड 13,000 किलोमीटर्स। तो ये 7 हिस्सों में मैंने इसको बांटा है। तो अब देखने वाली बात है कि यहां से यहां पर सुन्नी मुस्लिम मेजॉरिटी, एक्सेप्ट फॉर बदगांव विच हैज गॉट ए शिया मेजॉरिटी, ये पूरा सुन्नी मुस्लिम इलाका है। और आप जैसे जैसे आप ये जाएंगे पूरब की तरफ, तो सुन्नी मुस्लिम से ये कारगिल का इलाका है पूरा, ये शिया मेजॉरिटी है। और उससे और पूरब में जाएंगे तो ये बौद्ध, मुसलमान भी हैं लेकिन ये बौद्ध की मेजॉरिटी है, ठीक है। अब देखिए साहब, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, 2 चीज कि पहली बात कि हम जिसको POK बोलते हैं उसके सर को तन से जुदा 1949 में ही पाकिस्तान ने कर दिया था। यानी कि ये वाला एरिया, गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया, और जिसको हम तो पूरे को POK बोलते हैं, लेकिन ये बस इसी इलाके को ये आजाद कश्मीर बोलते हैं, जस्ट 6% ऑफ द एरिया। दूसरी बात क्या है कि हम जब भी पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात किया, ये देखिए कितना बड़ा फ्रॉड हमारे देश में चलाया गया कि जब भी हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात हमने किया, कभी किसी ये लोगों ने ये कश्मीर और ये जो POK का ये पूंछ, कोटली, मीरपुर, ये सारे इलाकों के साथ ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट का बात हमने किया, जबकि यहां पे कश्मीरी है ही नहीं। आज कोई कश्मीरी बोलने वाला पाकिस्तान में नहीं है। तो ये फ्रॉड उस समय से चलाया जा रहा है पीपल टू पीपल कांटेक्ट का।
ये जो कारगिल का इलाका है और गिलगिट बाल्टिस्तान का, इधर भी शिया है उधर भी शिया थे, अब वहां की पूरी डेमोग्राफी वो बदल रहे हैं, काफी बदल दिया उन्होंने, लेकिन इसके बीच में पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात किसी ने नहीं की। और एक रिजवी साहब हैं, हेलीकॉप्टर पायलट हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, बुनियादी रूप से इस इलाके के रहने वाले हैं। उनके वो 80 के दशक में, अर्ली 80s में उनका एक दौरा लगा, ये स्कार्डू यहाँ का कैपिटल है, तो वो कहते हैं कि जब वहां पे गए तो गिलगिट बल्टिस्तान में हर घर में महिलाएं 10 चपाती बना के रखती थीं कि भारत की फौज आएगी और हमको लिबरेट करवा के चलेगी। जगह जहां पे साइन बोर्ड्स लगे हुए थे रास्ता डायरेक्शन दिखाने के लिए, वहां पर लोगों ने अपने हाथों से हिंदी में लिखा हुआ था उस जगह का नाम, ताकि भारत की फौज आएगी तो उनको सुविधा होगी। लेकिन हमने कभी भी इसके बारे में चर्चा हमने नहीं की, गिलगिट बल्टिस्तान के बारे में कभी भी चर्चा नहीं की। ये हमारे जहन, हिंदुस्तानियों के जहन में इसकी कोई बुनियाद ही नहीं बनाई गई। और इसी कारण है देवियों और सज्जनों की ये कारगिल युद्ध हुआ, क्योंकि हमने कभी गिलगिट बाल्टिस्तान को अपना लक्ष्य माना ही नहीं था। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये पूरा जो गिलगिट बाल्टिस्तान, नहीं इसके पहले मैं एक और अपने राजनीति पे आ जाता हूं। अब ये नक्शे पे देखें आप, तो ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये नंबर 6, ये है कश्मीर का इलाका, जो कि केवल 7.2% इलाका है। अब आप देखिए देवियों और सज्जनों कि ये जमहूरियत का, प्रजातंत्र का ये कितना विभत्स रूप है। ये कितना विभत्स रूप है कि यहां 7.2% एरिया में रहने वाले लोग ये 93% या 85% एरिया पर अपना पूरा हुकूमत कर रहे थे, चला रहे थे। अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं वो बहुत अहम वाली बात है, जिसके खिलाफ आप भी अपनी आवाज उठाइएगा कि ये 7.2 एनीवे ये 7.2% एरिया में रहने वाले लोग 93% एरिया पे अपना हुक्म ये चला रहे थे। लेकिन ये दोबारा नहीं होनी चाहिए, ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। ये अब्दुल्ला और ये मुफ्ती, ये भारत का जो भोग विलास जो इन्होंने किया है 7% एरिया में रह के, दैट कैन नॉट बी परमिटेड, ठीक है। और जो ये यूनियन टेरिटरी से इसको स्टेट में कन्वर्ट करने की बात कर रही है, तो इन्होंने, अगर आप पहले इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इस एरिया को बेस बनाकर इसको पहले दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाया। वहां से 5 लाख हिंदुओं को भगाकर उन्होंने इस पूरे एरिया को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाया। और उसके बाद ये पूरे इस इलाके को भी वो दारुल इस्लाम बनाना चाहते थे, और काफी हद तक वो इसमें सफल भी हो चुके थे। तभी मैंने कहा कि जम्मू के लोग बहुत राहत की सांस ले रहे हैं वहां पे। तो अगर ये यूनियन टेरिटरी से स्टेट का रास्ता अगर दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम की तरफ जाता है, तो हमको ऐसा स्टेटहुड नहीं चाहिए। हमको ऐसा स्टेटहुड नहीं चाहिए, क्योंकि
ये एरिया जो है, आप याद रखिए, ये हिंदुस्तान का ब्रेन है। इस ब्रेन में कैंसर ऑलरेडी हो चुका है, उसका पहले कैंसर का इलाज कीजिए। और वो कैंसर का बीज बोने वाले और कोई नहीं, ये हमारे यूपी और बिहार के मुसलमान थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। उस कैंसर का बीज डालने वाला के लोग थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और मैंने आपको कहा कि ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इसका, ये भारत का मुकुट है। सारी नदियां यहां से निकलती हैं, पूरे पाकिस्तान की आबो हवा जो है और हमारे देश के आबो हवा को ये तय करती है। ये सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के, चाइना के जंक्शन पे है। इससे अगर आप आगे चले जाएं, गिलगिट ये जो आप देख रहे हैं, ये वखान कॉरिडोर है, ये अफगानिस्तान में है। अगर गिलगिट बाल्टिस्तान आपके पास होता तो हम सेंट्रल एशिया से और रशिया से डायरेक्ट पाइपलाइन हम तेल का मंगा सकते थे। ये वखान कॉरिडोर, ये एरिया देखिए आप। और इसीलिए अंग्रेजों ने इसके अहमियत को समझा और उन्होंने 1877 में यह महाराजा से लीज ले लिया था। इसको यहां पर एक गिल्डगिट एजेंसी की स्थापना की। कहानी को छोटा करते हुए मैं इतना आपको कहना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि उस समय ब्रिटेन को रशिया से बहुत खतरा था, क्योंकि वो सेंट्रल एशिया तक ऑलरेडी पहुंच चुके थे और उनको लग रहा था कि वो कहीं पर इधर भी न कब्जा कर ले। तो वो किया। जब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उस समय भी उसकी यही अहमियत थी। कोल्ड वॉर जब शुरू हुआ, और फिर आप देख ही रहे हैं कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना है वो भी इसी रास्ते से जा रहा है, इस रास्ते से, गिलगिट बाल्टिस्तान के रास्ते से। तो इसीलिए पाकिस्तान मिलिट्री को ये टेरिटरी जो है ये उसको हासिल करने के लिए वो चाहता है। लेकिन इसमें एक और इस टेरिटरी में आप इसकी अहमियत मैं आपको बता देता हूं कि दुनिया में 8,000 फीट के ऊपर वाले कोई 14 पीक्स हैं, उसमें आधे से ज्यादा इस एरिया में। जैसा कि मैंने कहा कि इस एरिया के बिना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं बन सकता है। लेकिन आप देखिए, जब कराची एकॉर्ड हुआ 1949 में और इसको गमन कर लिया पाकिस्तान ने, तब हमने कुछ नहीं बोला। जब चाइना ने ये पूरा ये सक्षम वैली जो देख रहे हैं, ये जब चीन को दिया, तब हमने कुछ नहीं बोला। हमने कभी इस मुद्दे को नहीं उठाया। और फिर मैं कहता हूं कि इसीलिए कारगिल हुआ। आवर स्ट्रैटेजिक थिंकिंग वॉज बिलो पार। तो ये था हाँ। लेकिन आपको एक और बात बता दूं कि हालात बहुत खराब हैं पीओके में। बात जब आ रही है उभर के कि हिंदुस्तान हमला करेगा, हिंदुस्तान तैयारी कर रहा है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर जाते हैं, पीओके की बात करते हैं। आगे क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इसको अपने धर्म का हिस्सा बना लीजिए पीओके का। और जब आप 370 की तरह
जब इस पर जनता की ताकत इसके पीछे होगी तो ये पीओके आपके पास शीघ्र होगा। समय बदलते समय नहीं, समय कैसे करवट लेती है, जियोपॉलिटिक्स कैसे बदलता है, कोई नहीं जानता है। वक्त का इंतजार कीजिए। देवी और सज्जनों, अब मैं आता हूं मैंने ग्लोबल जिहाद की बात की आपसे। मैंने तो कश्मीर वाली जिहाद की बात की, अब ग्लोबल जिहाद की बात। तो देखिए, अभी पटना में एक पीएफआई का क्या टाइम का, अच्छा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक विजन 2047 एक डॉक्यूमेंट मिला पटना में। अब वो डॉक्यूमेंट क्या कहता है? मैं ग्लोबल जिहाद की बात कर रहा हूं। वो डॉक्यूमेंट कहता है कि हम यहां पर शासक थे हिंदुस्तान के। ब्रिटिश आए और उन्होंने हमसे ये शासन छीन लिया, और अब समय आ गया है कि हम अपना शासन पुनः स्थापित करें। और एक सबसे बड़ी बात जो उन्होंने लिखी है कि उन्होंने कहा, उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि हम कभी भी बहुमत में नहीं थे हिंदुस्तान में। वी वर नेवर इन मेजॉरिटी इन इंडिया, हम अल्पमत में थे। और उन्होंने कहा कि अगर 10% मुसलमान भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में शामिल हो जाते हैं तो हम हिंदुस्तान पे कब्जा कर सकते हैं और फिर हम इस्लामिक रूल की स्थापना कर सकते हैं। अब ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कोई नई बात नहीं है। ये देखिए, कोई किसी चीज की सीरियसनेस को समझने में कितना वक्त लगता है, नहीं, कितना वक्त लगता है किसी चीज को। आज से 10-12 साल पहले मैं एक CNBC टेलीविजन था जिसमें राहुल देव उसके एडिटर इन चीफ थे। तो एक सज्जन थे, एनसीपी के बहुत बड़े नेता हैं बिहार के। मैंने पीएफआई की बात तब की थी और उन्होंने मेरी बात को बिल्कुल नकार दिया था उन्होंने। और आज आप देखिए, और तब नकारा था जबकि 2010 में केरला की पुलिस ने केरला हाई कोर्ट में यह एफिडेविट फाइल किया कि ये एक पैन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी लिंक्स अलकायदा से हैं। इसने 27 पॉलिटिकल मर्डर्स करवा लिए हैं, इसने 87 अटेम्प्ट टू मर्डर करवाया। और वहां के सीएम अच्युतानंदन ने इस बात की पुष्टि की। ये 2010 की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन फिर एक कम्युनिस्ट वो आता है, एमवी गोविंदन उनका नाम है, वो मंत्री, अभी शायद मंत्री है। वो कहते हैं कि मेजॉरिटी फंडामेंटलिज्म इज मोर डेंजरस देन माइनॉरिटी फंडामेंटलिज्म। और वो कहते हैं मेजॉरिटी फंडामेंटलिज्म इसलिए है कि हिंदू जो है वो हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं। तो अब आप तय कर लीजिए कौन सही था, अच्युतानंदन सही थे या गोविंदन सही था। तमिलनाडु के अभी जो गवर्नर जो हैं उन्होंने कहा कि इट इज द मोस्ट डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन। अभी उनका कुछ महीने पहले बयान आया है, ये पैन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्ट डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अच्युतानंद, मैं जो कुछ चीजें जो बोल रहा हूं मैं उसका जब उसके निष्कर्ष पे पहुंचूंगा तो आप भी सोचने पे मजबूर होंगे कि अच्युतानंदन और गोविंदन ने तो ये बात, ये दोनों कम्युनिस्ट हैं, सीपीएम के हैं। लेकिन ये सीपीएम वालों को तो ये तो मालूम है ना चाइना में क्या हो रहा है, चाइनीज का क्या पॉलिसी है। उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए जो जिस तरह का क्रैकडाउन किया है वहां पर, ये कि भाई आपको यहां अगर
जो चीज भी चाइनीज वे ऑफ लाइफ से जो मिलता जुलता नहीं उसको बंद कीजिए। ये 5 बार नमाज बंद कीजिए, दाढ़ी बंद कीजिए, बुर्का बंद कीजिए, सारा कुछ बंद कीजिए। आइए, आपको मदरसों में नहीं, हम अपने री एजुकेशन सेंटर्स में दोबारा आपको पढ़ाते हैं। ये चाइना का ही है, लेकिन इसके खिलाफ कोई बात नहीं करता। हम टेलीविजन पे जाते हैं तो उसके खिलाफ भी कोई नहीं बात करता। ये कारण क्या है? ये कम्युनिज्म को भी मैं एक मजहब मानता हूं। वो इसलिए नहीं मानते हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप के लोग, क्योंकि उनको कहीं लगता है कि गजवाए हिंद में चाइना उनके फायदे में काम करेगा। आप समझ रहे मेरी बात? कि ये गजवाए हिंद जो है वो उनके लिए, ये उनके फायदे के लिए। सो दैट इज वाई यू सी यहां पर भी जो आप माओइस्ट और इसका गठजोड़ जो देख रहे हैं, ठीक है, माओइस्ट और जिहादियों का गठजोड़, ये इसी के तहत है। अब आप कहेंगे गवर्नर साहब ने एक और बात कही थी। तमिलनाडु के गवर्नर जो RN रवि हैं, इज एक्स पुलिस ऑफिसर और इंटेलिजेंस बैकग्राउंड के हैं। उन्होंने एक और बात कही कि इनको पॉलिटिकल पैटर्नेज मिला है। तो आपको बता दूं कि 2019 में वायनाड में वो इलाका भी पूरा जिहादियों से भरा हुआ है। जब राहुल गांधी की रैली हो रही थी तो कांग्रेस से ज्यादा वहां जमायते इस्लामी के झंडे थे। तो ये खतरा हमारे देश पे मंडरा रहा है। अब आप बताइए कि ये इसके संबंध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के, तुर्की के संबंध, एर्दोगन इनकी बहुत बड़ाई करता है। 2016 में जब तुर्की में, क्योंकि वो भी खलीफा बनना चाहता है, तो उसने बड़ी तारीफ की पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में। ये आपका रहमानी ये जाता रहता है तुर्की, आपका आमिर खान भी तुर्की जाता रहता है ना। तो ये तुर्की से आपने, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, और मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में इसको सेंसिटाइज करना चाहता हूं कि हमारे यहां तकरीबन ये लोगों की मान्यता थी कम जानकारी के कारण कि हमारे साउथ इंडिया में लोग जो हैं वो बड़े शिक्षित, सुशील, बड़े सेक्युलर, बहुत डिसिप्लिन और बहुत ही ब्रॉड माइंडेड ये लोग हैं। तो जब ये PFI का उन्होंने जिहादी रूप देखा, और जिहादी रूप क्या देखा उन्होंने? प्रोफेसर जोसेफ के हाथ काट देना, सेक्स स्लेव्स भेजना सीरिया में, ठीक है, लव जिहाद। ये केरला हाई कोर्ट ने सबसे पहले इस वर्ड का यूज किया है, लव जिहाद, लव जिहाद का। सारे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से इनके लिंक, हिंदू मछुआरों को मारना, ये इनका एक जो उसका मनीथा नीति प्रसारण करके जो विलय हो गया इसका 2006 में, उसने 12 RSS के वर्कर्स को वहां चेन्नई में मारा। तो दुनिया का कोई पाप नहीं है जो कि जिससे ये लोग वंचित है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग। तो ये यहां पे लोगों ने बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये साउथ इंडिया से कैसे ये फैलता गया। हम तो अभी तक यही सोच रहे थे कि ये जो पूरा जो जिहादिज्म है वो नॉर्थ से आ रहा है, पाकिस्तान से। लेकिन मैंने आपको बोला ये देखिए ग्लोबल जिहाद साउथ से किस तरह नॉर्थ की तरफ आ रहा है। और अभी जब ये लोग पकड़े गए हैं पटना में, बिहार में, तो उसमें आप विश्वास नहीं करेंगे, उसमें कोई 6 जो कार्डर्स थे PFI के, वो तमिलनाडु और केरला के थे, जो कि मोदी पर हमला करने वाले थे। 2013 में जब हमला हुआ था तो मैं था उस समय गांधी मैदान में। आई वॉज प्रेजेंट ऑन दैट ओकेजन व्हेन बॉम्ब्स वेर गोइंग ऑफ। तो अभी देखिए कि साउथ से किस तरीके से इसने अपना
व्यापक रूप से इसने ईस्ट वेस्ट और जितने आपका राजस्थान एजुकेशनल क्या एंड कल्चरल सोसाइटी, कुछ ऐसे ऐसे नाम, गोवा सिटीजन्स फोरम, ऐसे फैंसी नाम इन्होंने पहले लगा के यहाँ पे गोवा में और कर्नाटका में सभी जगह पे ऐसे ऐसे नाम इन्होंने लेके, और क्या बंगाल में नागरिक सुरक्षा समिति, इन सब को इकट्ठा करके अभी ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उन्होंने खड़ा किया है। और इनका जो विजन डॉक्यूमेंट है, यहीं पर मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा। हाँ सॉरी, तो हमने कहा कि साउथ इंडिया के बारे में लोगों को बड़ी अजीब धारणा थी क्योंकि लोग जानते नहीं है। साउथ इंडिया वॉज रेडिकलाइज्ड मच बिफोर नॉर्थ इंडिया। लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि 1921 में जब आपको जो इतिहासकारों ने, हमारे हम मक्कार इतिहासकारों ने जो आपको मोपला रेबेलियन जो चलाया, वो कोई मोपला रेबेलियन नहीं था। दैट वॉज ए जेनोसाइड ऑफ हिंदूज, और 20वीं शताब्दी हिंदुस्तान का वो सबसे बड़ा नरसंहार था। और वो उसकी शुरुआत खिलाफत मूवमेंट से हुई थी, जिसका की समर्थन गांधी ने किया था। 10,000 हिंदू मारे गए थे, लाखों को घर से पलायन किया, एक कुएं में 38 लोगों का सर तन से जुदा करके उसमें डाला गया था। अगर मेरी बात आप नहीं मानते हैं तो काइंडली रीड एनी बसंत, रीड बी आर अंबेडकर, रीड द रिपोर्ट ऑफ द डिप्टी कलेक्टर ऑफ दैट टाइम। तो शायद आपको लोग को मालूम नहीं है कि वहां के लोग पहले से ही ग्लोबल जिहाद से रेडिकलाइज्ड हैं, और जो कमी जो थी वो तब पूरी हो गई जब सऊदी अरेबिया ये सब में, जब 1973 में ऑयल बूम हुआ और बहुत सारे पेट्रो डॉलर्स हो गए, तो ये लोग वहां से जाते थे काम करके और ग्लोबल जिहाद में पूरे रेडिकलाइज होके आते थे। तो ये ग्लोबल जिहाद कि आप देखिए, नॉर्थ से और साउथ से, ईस्ट से, अल कायदा का सेंटर ईस्ट में, चारों तरफ से ये ग्लोबल जिहाद आपको, इट इज स्ट्रैंगलिंग यू, इट इज स्ट्रैंगलिंग यू। और उनका अगर आप विजन डॉक्यूमेंट देखें तो उसमें 4 स्टेजेस हैं। अब पहला स्टेज में है कि जितने मुसलमान हैं वो सब पीएफआई के ये परचम के नीचे आ जाओ। दूसरी बात का है कि मुसलमानों का अपने आप को प्रशिक्षण दो, कुछ नहीं है तो अपने आप को सरिया और तलवार चलाने में अपने आप को प्रशिक्षण दो। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर असंतोष है, जो असंतोष है मुस्लिम समाज में, उसको एक्सप्लॉइट करो, और असंतोष नहीं है तो इसको क्रिएट करो। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि अपने आप को, अपनी पहचान को भारतीयता से बिल्कुल अलग कर लो। And you were talking here, I don't see any common ground. आखिर बीच का रास्ता क्या है? और आखिरी में वो कहते हैं कि जब हमारा शासन स्थापित हो जाएगा, फिर मिलिट्री में, पुलिस में, पूरे अपरेटस में हम लोगों को भर देंगे, और धीरे धीरे वो करके हम यहाँ के इसमें हम पूरा इस्लामिक जो हम इस संविधान को हटाकर हम यहां पर शरीयत लागू करेंगे, इस्लामिक संविधान बनाएंगे। तो इस छोटे से समय में मैंने एक्चुअली ये पीओके का वो सब्जेक्ट था, लेकिन मैंने आपको उसको ग्लोबल जिहाद से उसको जोड़कर आपके सामने मैंने प्रस्तुत करने का कोशिश किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मुझे इतने पेशेंस के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे आप तुफैल साहब को सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच।